हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 का फिजिकल यानी क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोग सॉल्यूशन का लेक्चर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। देखिए आज का कंटेंट क्या होगा हम लोगों का। सॉल्युबिलिटी, हेनरीज लॉ, वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन और एजियोट्रॉप्स। लिस्ट थोड़ी लंबी है तो लेक्चर लंबा बनेगा। डोंट वरी, आप देखते होंगे यूट्यूब पे कि बहुत लंबा लंबा लेक्चर और 10-12 लेक्चर में सॉल्यूशन होगा। हम ऐसा नहीं करेंगे। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि इसे 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे या फिर 4 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 होगा। तो आज हम लोग इन सभी पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लर्निंग आउटकम क्या होगा हम लोगों का। लर्निंग आउटकम होगा कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 कंटिन्यू यहाँ तक है। 34, 35, 36, 37, 38, 39 ये सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज का सॉल्व होगा। इन टेक्स्ट का क्वेश्चन 6, 7, 8 और एग्जाम्पल 4 एंड 5। और इस लेक्चर में हम लोग नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जेई का भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करते हुए चलेंगे। तो ये आज का कंटेंट रहने वाला है। देखिए हम सबसे पहले आपसे ये बोलेंगे कि प्रीवियस लेक्चर को आप देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम कंसंट्रेशन टर्म पूरा कंप्लीट किए हैं। क्या हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किए? कंसंट्रेशन टर्म, यानी मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पीपीएम, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और थोड़ा डिस्कस किए थे किसको, नॉर्मलिटी को। उसका लर्निंग आउटकम क्या था? इन सारा क्वेश्चन को आप अगर ये लेक्चर फर्स्ट लेक्चर को देखिएगा तो ये सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। देखिए अगर आप पे बर्डन ज़्यादा है तो एटलीस्ट इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल क्वेश्चन जरूर को सॉल्व कीजिए। और अगर सॉल्व नहीं होता है तो इन टेक्स्ट का क्वेश्चन हम ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लेक्चर 1 और इन टेक्स्ट का क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। आप उसे सबसे पहले कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद इस पे आइए। अगर आप लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं तो आइए हम एक क्वेश्चन से यहाँ आपका टेस्ट करते हैं। देखिए जेईई मेंस 2024 यानी इसी साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। द क्वांटिटी विच चेंज विथ टेम्परेचर, इनमें से कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जो टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पे चेंज होगा। तो याद कीजिए हम आपको कंसेप्ट क्या बताए थे। कोई भी क्वांटिटी यानी मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी कुछ भी हो, आपको देखना यह है क्या फॉर्मूला में वॉल्यूम आ रहा है। अगर वॉल्यूम आएगा तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा और वॉल्यूम नहीं आएगा तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो हम लोग क्या पढ़े थे, याद कीजिए, मोलारिटी। क्या? मोलारिटी। मोलारिटी में हम लोग क्या देखे थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां पे आप देखिए क्या फॉर्मूला में क्या आया, वॉल्यूम आया। दैट मीन्स मोलारिटी एक ऐसा टर्म है जो टेम्परेचर पे डिपेंड होगा। यानी यहां पे मेरा क्वेश्चन, इसका सटीक आंसर क्या होगा, मोलारिटी जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। वॉल्यूम तो आया नहीं। मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट इन केजी। यहां पे वॉल्यूम नहीं आया। मोल फ्रैक्शन, सॉरी ये मास परसेंटेज था। मास परसेंटेज क्या होता है, एबव में मास, नीचे भी मास होगा और इनटू 100। तो इन तीनों फार्मूला में आप देखिए कहीं पे वॉल्यूम नहीं है। जो वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेरा सॉल्युबिलिटी। क्या होता है सॉल्युबिलिटी, आप इस बात को पहले समझिए। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इन फिक्स्ड वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। यानी आपके पास एक सॉल्वेंट है ना। सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट को डिजोल्व कीजिए, जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे और फिक्स वॉल्यूम में, तो क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी। अभी सॉल्युबिलिटी को हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए फर्स्ट मेरा क्या है सॉल्युबिलिटी में, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ क्या, सॉलिड इन लिक्विड, यानी एक सॉलिड को जब हम लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो सॉल्युबिलिटी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट टॉपिक मेरा क्या है, इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सिंपल सा फंडा यहां पे समझिए। आप जब एनसीईआरटी को रीड कीजिएगा तो वहां पे आपको मिलेगा कि आप देखिएगा लाइक डिजोल्व लाइक एक पूरा बोल्ड लाइन में लिखा हुआ है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि अगर पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें पोलर डिजोल्व होगा,
नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें नॉन पोलर डिजोल्व होगा। जस्ट लाइक ये तो लिक्विड लिक्विड का एग्जांपल है, लेकिन एग्जांपल समझ सकते हैं। ये मेरा क्या है, वाटर है, और ये ऑयल। वाटर मेरा क्या होता है, पोलर इन नेचर होता है। वाटर क्या है, पोलर इन नेचर। देखिए ये वाटर हो गया H2O, और ये मेरा क्या हो गया, ऑयल हो गया, है ना। वाटर क्या होता है, पोलर होता है। क्या होता है, पोलर। और ऑयल क्या होता है, नॉन पोलर होता है। ये मेरा क्या होता है, नॉन पोलर होता है, जिसके कारण ये देखिए एक दूसरे में सोल्यूबल नहीं हो रहा है। अब थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे होंगे कि पोलर किसे बोलते हैं और नॉन पोलर किसे बोलते हैं। पोलर बोलते हैं जिसमें पोलैरिटी डेवलप होता है। आप सोच रहे होंगे पोलैरिटी क्या है, तो सिंपल आप एग्जांपल वाटर से ही देख लीजिए। H2O क्या है, वाटर H2O, ये O H H। हम लोग जानते हैं वाटर, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल नेगेटिव। कौन सा चार्ज, पार्शियल नेगेटिव। और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इस पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव, और इस पे भी क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। तो इस टाइप का जहां पे चार्ज डेवलप हो जाएगा यानी पोलैरिटी डेवलप होगा, मेरा क्या होगा, पोलर होगा। क्या होगा, पोलर। और ऑयल क्या होता है, नॉन पोलर होता है। उसी स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखा हुआ है, पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, दैट इज लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी पोलर पोलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर डिजॉल्व होगा। समझ पा रहे हैं, जिस टाइप का ये एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। देखिए ये मेरे पास अभी ये मेरा क्या है, प्योर लिक्विड है। वाटर को अगर हम सॉल्वेंट माने तो मेरा क्या है, सॉल्वेंट है। अब हम एक स्पून यहां पे क्या लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं। ये मेरा क्या है, सॉल्ट है। इस सॉल्ट को यहां पे डिजोल्व कर रहे हैं। देखिए ये आसानी से क्या हो गया, डिजोल्व हो गया। तो अब वाटर क्या था, पोलर था, और यहां पे अगर हम बात करें सॉल्ट, तो सॉल्ट मेरा क्या है, NaCl, तो भी मेरा क्या है, पोलर है। इसी कारण ये इसमें क्या हो गया, डिजोल्व हो गया। अब इस बात को यहां पे आप समझिए, तो इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में हम बोल सकते हैं क्या, कि पोलर डिजोल्व इन पोलर और नॉन पोलर डिजोल्व इन नॉन पोलर। आइए सेकंड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। यहां पे कुछ, अब यहां पे टॉपिक तो मेरा वही है, क्या, इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। दो तीन टर्म को यहां पे डिस्कस करेंगे हम लोग, क्या, डिजोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन, और क्या, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक मेरा है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। ये 4 टर्म को यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा समझिएगा। यहां पे देखिए हम इसी एग्जांपल से अच्छे से करते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए ये इसमें अभी हम वाटर और सॉल्ट को डिजोल्व किए, ये डिजोल्व हो गया। तो वाटर में सॉल्ट डिजोल्व होने का प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिजोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिजोल्यूशन। देखिए क्या लिखा हुआ है, when a solid solute is added to solvent, some solute dissolve and its concentration increases in solution, this process is known as dissolution। यानी वाटर में जो हम सॉल्ट डिजोल्व कर रहे हैं, ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिजोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिजोल्यूशन। किसको, प्रोसेस को। लेकिन इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, क्या इसमें और सॉल्यूट डिजोल्व हो सकता है, हाँ इसमें और सॉल्यूट डिजोल्व हो सकता है। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व होगा उसे हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आइए देखिए यहां पे क्या है, अ सॉल्यूशन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम यहां पे टेम्परेचर क्या लिए, नॉर्मल टेम्परेचर लिया, नॉर्मल प्रेशर लिए। तो इसमें अगर और सॉल्यूट डिजोल्व हो सकता है तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। और जो हम डिजोल्व कर रहे हैं इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, डिजोल्यूशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, डिजोल्यूशन बोल रहे हैं। यहां पे ध्यान दीजिए, इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, डिजोल्यूशन। लेकिन बताइए एक ऐसा टाइम आएगा कि इसमें और सॉल्यूट डिजोल्व नहीं हो पाएगा। जस्ट लाइक समझिए, देखिए हम यहां पे क्या किए, थोड़ा सा और सॉल्ट लिए और इसमें डिजोल्व कर रहे हैं। ये चलिए फिर से डिजोल्व हो गया। तो अभी भी ये मेरा क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और डिजोल्व हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बोलिए डिजोल्यूशन बोलेंगे। यहां तक ठीक है। अब समझिए एक ऐसा टाइम आएगा कि इसमें और सॉल्यूट डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है, एक ऐसा टाइम आएगा कि इसमें और सॉल्यूट डिजोल्व नहीं होगा।
एक फिक्स टेम्परेचर और फिक्स वॉल्यूम, हम इसका वॉल्यूम तो नहीं बढ़ा रहे ना, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें और सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। यहां तक क्लियर है। एक टर्म यहां पे आएगा आपका क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, अभी हम क्या बोले कि अगर इसमें और सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो पा रहा तो मेरा क्या हो गया, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। क्या हुआ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन जब इसमें और सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर एक सॉल्यूट को, सॉल्यूट मेरा यहां पे क्या है, NaCl, इसमें हम डिजॉल्व करना चाह रहे हैं, तो अब यहां पे क्या होगा, ये देखिए डिजॉल्व तो हुआ, लेकिन जितना डिजॉल्व हुआ उतना नीचे इसमें जाके क्या हुआ, नीचे जाके पीपीटी के फॉर्मेशन में बैठ गया। तो जितना हम डिजॉल्व करना चाह रहे हैं, डिजॉल्व तो हो रहा है, लेकिन उतना ही फिर वाटर से निकल के नीचे पीपीटी का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। तो समझ पा रहे हैं डिजोल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है, सैचुरेटेड क्या है और क्रिस्टलाइजेशन क्या है। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा, लैब तो है नहीं, तो जो हो सका प्रैक्टिकल हम करके आपको दिखाए हैं यहाँ पे। तो हम डिजोल्यूशन किसको बोले, एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट को डिजोल्व करने का प्रोसेस को डिजोल्यूशन बोलेंगे। अगर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट डिजोल्व हो सकता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट डिजोल्व नहीं होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डिजोल्व नहीं होगा, फिर भी डिजोल्व करेंगे तो सॉल्यूट नीचे जाके बैठ जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। और एक दो टर्म यहां पे वर्ड में यूज होगा, अब देखते होंगे। एक टर्म यूज होता है डाइल्यूट, क्या, डाइल्यूट। और एक टर्म क्या यूज होता है यहां पे, कंसंट्रेशन। क्या, कंसंट्रेशन। देखिए ये सब ऐसा टर्म है ना जो आपको कहीं ना कहीं मिलता रहेगा सॉल्यूशन चैप्टर में, तो इस सबको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। डाइल्यूट हम उसे बोलते हैं जिसमें क्या है, वाटर ज्यादा होगा, है ना, वाटर क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में होगा। और कंसंट्रेशन किसे बोलेंगे, जिसमें वाटर बहुत ही कम होगा या ना के बराबर होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन। ठीक है, तो डाइल्यूट और कंसंट्रेशन वाटर पर डिपेंड करता है। तो ये हम क्या देखें, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड नेचर के बेसिस पे। सेकेंड इफेक्ट आते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि जब एक सॉलिड को हम किस में, लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं, तो क्या हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो यहां पे अभी आइए, इसी को हम समझते हैं। देखिए ये मेरा जो एक वेसल है, क्या है, सॉलिड है, क्या इसको हम दबा रहे तो दब रहा है, नहीं ना। तो कहने का मतलब सॉलिड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं यहां पे क्या, कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए क्या है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर व्हेन सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड बिकॉज सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल। हाँ, आगे जस्ट अभी हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यहां पे हम क्या करें, सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जब गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे तो प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जब सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि बताइए एक सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका रिएक्शन कैसा है। आप पढ़े होंगे रिएक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए आप क्या कीजिए, अभी जैसे हम यहाँ पे ये हम लिए थे ना, चलिए मान लेते हैं हम इसमें इतना सॉल्ट डिजॉल्व कर दिए कि अब इसमें और ज्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा, मतलब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार है। अब इसे आप हीट कीजिए, ये नॉर्मल टेम्परेचर है ना। अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे 70 to 80 डिग्री सेल्सियस। तब क्या होगा, जब हीट कर रहे हैं तो थोड़ा सा और इसमें सॉल्यूट डिजॉल्व होगा। तो इससे क्या पता चला कि टेम्परेचर बढ़ाने पे इसमें सॉल्युबिलिटी बढ़ा, मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो टेम्परेचर का इफेक्ट किस बात पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, एक्सोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। देखिए उसी बात को लिखा है, द डिजोल्यूशन प्रोसेस। अभी बताएं डिजोल्यूशन क्या होता है। द डिजोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। कैसा है, एंडोथर्मिक, यानी डेल एच ग्रेटर देन 0। द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इफ इट इज एक्सोथर्मिक यानी डेल एच लेस देन 0 द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। जस्ट लाइक एग्जांपल, जब हम KCl को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उतना ज़्यादा KCl क्या होगा, डिजॉल्व होगा, जस्ट लाइक NaCl के जैसा।
लेकिन वही कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है, पोटेशियम नहीं, यहां पे कैल्शियम क्लोराइड Ca। लेकिन वही जब कैल्शियम क्लोराइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब इस जगह पे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो ये था मेरा टॉपिक, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब तक हम लोग क्या देखे? सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व कर रहे थे। अब हम लोग क्या देखे थे? देखेंगे गैस को लिक्विड में डिजोल्व करेंगे। तो क्या होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस? टोटल अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। यानी 1 लीटर वॉल्यूम आपका वाटर है, उसमें टोटल अमाउंट कितना गैसेस पार्टिकल डिजोल्व हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बोलेंगे। अब इफेक्ट देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या क्या है। फर्स्ट आइए नेचर ऑफ गैस। द नेचर ऑफ गैस भी वही बात होगा, लाइक डिजोल्व लाइक, अनलाइक डिजोल्व अनलाइक। यानी पोलर पोलर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। लेकिन इस बात को बताइए, क्या एक गैस लिक्विड में डिजोल्व होता है? सोच सकते हैं, होता है। नहीं तो एक्वाटिक लाइफ, इतना सारा लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है, वो एग्जिस्ट ही कैसे करेगा? जस्ट लाइक एग्जांपल समझिए, ये देखिए आपका फिश है, मान लीजिए ये फिश है ना, ये फिश है जो पानी के अंदर रह रहा है, इसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो ये ऑक्सीजन कहां से लेता है? वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व है, देखिए बबल का फॉर्मेशन कर रहा है ना, ये क्या है? ये ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। तो वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होता है उसी को ये सब क्या करता है? अपना ब्रीथिंग में लेता है। दैट मीन्स इससे क्या पता चला कि गैस भी लिक्विड में डिजोल्व होता है, और नहीं होता तो इतना सारा एक्वाटिक लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। चलिए अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का। किसका? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का। तो इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में, यानी गैस को हम लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? सिंपल सा लॉजिक है, थोड़ा सा समझिए। ये मेरा सॉल्वेंट है, वाटर मॉलिक्यूल, और इसमें क्या है? गैसेस मॉलिक्यूल डिजोल्व है। अब जो ही यहां पे हम हिट करना चाहेंगे, हिट करेंगे तो गैसेस मॉलिक्यूल में क्या होगा? और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, और जो ही हिट करना स्टार्ट करेंगे ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ये गैसेस मॉलिक्यूल यहां से स्केप करना स्टार्ट करेगा, भागना स्टार्ट कर देगा। तो इससे क्या पता चला कि टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो गैसेस का सॉल्युबिलिटी क्या होता है? डिक्रीज करता है। क्या होता है? डिक्रीज करता है। यही रीजन है कि जो एक्वाटिक लाइफ होता है उस समर सीजन में अनकंफर्ट होता है इन कंपेयर टू विंटर सीजन। यानी एक्वाटिक लाइफ, फिश वगैरह जो समुद्र वगैरह में जो जीव जंतु रहते हैं वहां पे क्या होता है? वो विंटर सीजन में या ठंडे में ज्यादा कंफर्ट फील करेंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ठंडे में क्या होता है? वहां पे टेम्परेचर पानी का कम है, तो ऑक्सीजन जो डिजोल्व है वाटर में अच्छे से होता है, यानी कम नहीं होता है। लेकिन समर में जब सनलाइट पड़ेगा तो कहीं ना कुछ ऑक्सीजन, जब पानी हीट होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन का घटेगा और थोड़ा अनकंफर्ट फील करता है। तो यहां पे ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, तो याद रखिएगा क्या कि एक्वाटिक लाइफ विंटर सीजन में क्या होता है? कंफर्ट फील करता है। क्यों? क्यों ऑक्सीजन उस टाइम पे ज्यादा डिजोल्व होता है वाटर में। ठीक है, चलिए तो ये हम देख लिए क्या? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आइए नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर यानी जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी पे, गैस इन लिक्विड के सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जस्ट लाइक एग्जांपल देखिए, ये मेरा क्या है? सॉल्वेंट है, ये गैसेस पार्टिकल है, ऊपर से हम पिस्टन लगाए हुए हैं। अब हम पिस्टन को और ज्यादा प्रेस करेंगे तो बताइए अब क्या होगा? जब हम ज्यादा पिस्टन को प्रेस करेंगे तो गैसेस पार्टिकल जो अभी एबव में था वो क्या होगा? लिक्विड में डिजोल्व होगा। जस्ट लाइक ये इमेज आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए ये जो ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा है, किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है गैसेस पार्टिकल को। एक पिस्टन रखा हुआ है, अब हम क्या किए? 3 पिस्टन रखाएं, यानी प्रेशर को बढ़ा दिए। तो अब देखिए यहाँ पे डॉट डॉट लाइन और यहाँ पे डॉट लाइन ज्यादा है ना, यानी ज्यादा गैसेस पार्टिकल क्या हो रहा है? डिजोल्व हो रहा है। तो इससे क्या पता चला कि अगर गैस इन लिक्विड का हम बात करेंगे तो प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्या होगा? इंक्रीज करेगा। लेकिन अभी हम जस्ट क्या देखे? सॉलिड इन लिक्विड, जब सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व कर रहे थे तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। जस्ट लाइक एक एग्जांपल और इस फिगर से आप समझ सकते हैं। ये देखिए पिस्टन मेरा यहाँ पे, ये गैसेस पार्टिकल और मेरा लिक्विड है। प्रेशर बढ़ाएं और ज्यादा डिजोल्व हुआ, और ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे क्या होगा? और ज्यादा गैसेस पार्टिकल डिजोल्व होगा। तो इससे क्या पता चला कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं क्या होता है? गैसेस पार्टिकल डिजोल्व होता है। और यहीं पे एक इंपॉर्टेंट रोल आता है क्या? हेनरीज लॉ। तो आप यहां पे ये समझिए, सबसे पहले हेनरीज लॉ क्या बताता है। आइए डिफिनेशन पे देखते हैं क्या होता है हेनरीज लॉ, उसे समझते हैं। देखिए
इसे हम फिर से आपको बताते हैं। हेनरीज लॉ आप समझ सकते हैं, देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। यानी एक गैस, एक लिक्विड, कितना ज्यादा गैस उस लिक्विड में डिजॉल्व होगा ये डिपेंड करेगा उस पर हम कितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर लगा रहे हैं। यानी हम बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर, क्या, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, सॉल्युबिलिटी होगा। जितना ज्यादा हम प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा मेरा क्या होगा, सॉल्युबिलिटी होगा। क्या होगा, सॉल्युबिलिटी होगा। अब पार्शियल प्रेशर को अगर हम पी से रिप्रेजेंट करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब यहां पे बहुत ही कंफ्यूजन आता है। हम क्या बोले, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी, लेकिन हेनरीज लॉ में सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन से, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। किसका ये मोल फ्रैक्शन है, गैस का है। किसका, गैस का, है ना। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं कुछ ना कुछ कांस्टेंट देते हैं तो P इक्वल टू KH आएगा। समझ पा रहे हैं, यही आपका कहलाता है क्या, हेनरीज लॉ। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी। यहां पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही आता है कि सॉल्युबिलिटी का बात कर रहे हो और यहां मोल फ्रैक्शन आ गया, तो कंफ्यूज होना नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, हम लोग हेनरीज लॉ में या फिर आगे देखेंगे राल्स लॉ में जो सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन, जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। तो ये ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। किधर जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो इसी बात को हम यहां पे नोट करके लिखें, क्या है, ध्यान दीजिए। इन हेनरीज लॉ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन एज मेजर ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी, यानी एक हेनरीज लॉ में जो मोल फ्रैक्शन होता है गैस के सॉल्युबिलिटी के बारे में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए अब कुछ बात करते हैं हेनरीज कांस्टेंट के बारे में। किसके बारे में, हेनरीज कांस्टेंट यानी KH के बारे में। आइए, क्या है फर्स्ट पॉइंट, KH इज फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, दैट इज डिफरेंट गैस हैज डिफरेंट KH वैल्यू। यानी KH क्या होता है, ये गैस का एक फंक्शन होता है, यानी डिफरेंट डिफरेंट गैस का KH का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। देखिए NCERT में आपका एक डेटा दिया हुआ है, जस्ट लाइक हीलियम, हीलियम का KH का वैल्यू कितना है, 144.97, H2 का कितना है, 69.17, N2 का कितना है, 76.48। तो इससे क्या पता चला कि डिफरेंट डिफरेंट गैस का KH का वैल्यू क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा KH का वैल्यू होगा। कैसे, देखिए ये डेटा दिया हुआ है NCERT में। देखिए ये यहां पे आपका N2 है, टेम्परेचर कितना है, 293 केल्विन। कितना टेम्परेचर, 293 केल्विन। तब KH का वैल्यू देखिए कितना है, 76.48। वहीं N2 गैस है लेकिन टेम्परेचर अब हम बढ़ा दिए, कितना कर दिए, 303 केल्विन। तब KH का वैल्यू क्या आ गया, 88.84। तो इससे क्या पता चला कि टेम्परेचर बढ़ाने पे KH का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्या होता है, इंक्रीज करता है। सेकेंड एग्जांपल ऑक्सीजन पे देख सकते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए 293 पे KH का वैल्यू 34.86 है। जो ही ऑक्सीजन में हम क्या किए, टेम्परेचर को बढ़ा दिए 303, तब यहाँ पे देखिए KH का वैल्यू कितना हो गया, 46.82। यानी इससे क्या पता चला कि टेम्परेचर बढ़ाने पे KH का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्या होता है, इंक्रीज करता है। अब यहां पे हम रिलेट करेंगे KH और सॉल्युबिलिटी को। समझिए, टेम्परेचर बढ़ाने पे KH का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज कर रहा है। क्या होता है, इंक्रीज कर रहा है। और अभी हम जस्ट पीछे क्या देखें कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर से समझिए, टेम्परेचर बढ़ाने पे KH का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है और टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब KH और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन आया कि KH जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतना कम होगा। और इस पे आपका एम्स नीट वगैरह में क्वेश्चन पूछा हुआ है। KH का वैल्यू जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतना क्या होगा, कम होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। क्या है कि KH का वैल्यू जितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतना कम होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आइए, हायर द KH वैल्यू लोअर इज द सॉल्युबिलिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसी बात को भी हम बात कर रहे थे कि जितना ज्यादा KH का वैल्यू होगा सॉल्युबिलिटी उतना कम होगा। इसे हम ड्राइव भी कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। आइए देखते हैं ड्राइव करके। अब ड्राइव करना चाहते हैं, आइए देखिए क्या है,
हेनरीज इक्वेशन के एच इक्वल टू पार्शियल प्रेशर, P इक्वल टू क्या है के एच एक्स मोल फ्रैक्शन। आइए तो के एच इक्वल टू क्या होगा, के एच इक्वल टू हो जाएगा P बाई एक्स मोल फ्रैक्शन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे बात करें, यानी अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, जब ये कांस्टेंट है तो यहां पे क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए के एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। और अभी हम आपको क्या बताएं कि जो x होता है किसे रिप्रेजेंट करता है, सॉल्युबिलिटी को, यानी के एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी। क्या होगा, सॉल्युबिलिटी। यही तो अभी हम आपको बताना चाह रहे थे कि जितना ज्यादा के एच का वैल्यू होगा सॉल्युबिलिटी उतना क्या होगा, कम होगा। इसी पॉइंट को यहां पे लिखा हुआ है और इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आइए। यूनिट ऑफ के एच इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ प्रेशर। आपको अगर बोल दे कि के एच का यूनिट क्या होगा, तो आइए डिफिनेशन से या फॉर्मूला से देखते हैं। P इक्वल टू क्या है, के एच और एक्स। एक्स यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होता है, यूनिटलेस। मोल फ्रैक्शन का यूनिट होता ही नहीं है, तो अगर मोल फ्रैक्शन का यूनिट नहीं है तो के एच का यूनिट, देखिए मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं है, तो अगर यूनिट का बात करें तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एच हो जाएगा। यानी जो पार्शियल प्रेशर का यूनिट होगा वही यूनिट किसका होगा, के एच का यूनिट होगा। तो ये था कुछ सिग्निफिकेंस किसका, के एच का। आइए कुछ इसका इंपॉर्टेंट हेनरीज लॉ का इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ समझिए। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं क्या है कि हम लोग इंपॉर्टेंस मतलब हम लोग हेनरीज लॉ कहाँ पे यूज करते हैं। देखिए, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर। आप कोल्ड ड्रिंक पिए ना, ऑब्वियसली पिए होंगे, ड्रिंक तो किए होंगे। उसे जब हम खोलते तो देखिए फिश लाइक साउंड क्रिएट होता है ना, तो क्या होता है वो, जो ही हम उसका कैप को खोलते हैं तो वहां पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होता है। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर के साथ उसमें सॉल्यूबल बनाया गया था। जो ही हम कैप को ओपन किया, प्रेशर घटा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, बाहर निकला और बबल का जैसा फॉर्मेशन करता है। जस्ट लाइक इस इमेज में देखिए, यहां पे देखिए ये बबल आपको दिख रहा है ना, देखिए ये बबल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो ही हम कैप का ओपन करेंगे ये बबल यहां से क्या होगा, बाहर निकलेगा और फिश लाइक साउंड क्रिएट करेगा। तो अब हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं हेनरीज लॉ ना, कि हाई प्रेशर के साथ एक लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं, उसके टेस्ट को चेंज करने के लिए। आइए नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं क्या है। एट हायर एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन एट दैट ग्राउंड लेवल, दिस लीड टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। लो ब्लड ऑक्सीजन काउज क्लाइंबर टू बिकम वीक एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली, कॉल्ड एनोक्सिया। समझिए, जब देखते हैं कोई जब हिंदी में अगर हम बात करें, पर्वतारोही जिसे बोलते हैं, क्लाइंबर जो माउंट एवरेस्ट वगैरह पे चलता है, जिसे हम ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। जो ही प्रेशर डिक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा, यानी ऑक्सीजन जो एयर में है वो क्या होगा, कम होता जब वो चला जाएगा। तो ऊंचाई पे क्या होता है, ऑक्सीजन कम प्रेजेंट होता है इन कंपेयर टू ग्राउंड लेवल। तो अब हमारे बॉडी को हम ऊंचाई पे चलते जा रहे हैं, ऑक्सीजन कम मिल रहा है, लेकिन बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो वहां पे क्या होता है, वीकनेस जैसा फीलिंग होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनोक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोक्सिया बोलते हैं, है ना। देखिए इस टाइप से पर्वतारोही जब माउंट एवरेस्ट पे जाता है तो इस टाइप से यहाँ पे मास्क ऑक्सीजन का लगाया हुआ होता है। क्यों, क्योंकि हाइट पे ऑक्सीजन कम होता है, ताकि इसको वीकनेस वगैरह कम फील ना हो और आसानी से ये अपना जो टारगेट लिया उस टारगेट को पूरा कर सके, यानी अपना जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का काम कर रहा है वो हो सके इसका। तो ये था आपका एक एप्लीकेशन। आइए नेक्स्ट। इट इज ऑल्सो अप्लाइड ड्यूरिंग डीप डाइविंग। इट इज हेल्प्स स्क्यूबा डाइवर ब्रीथ इन हाई प्रेशर एरिया वेन एयर इज डाइल्यूटेड विथ हीलियम, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्म में बेंड्स बोलते हैं। समझिए, ये आप अच्छे से पहचान रहे होंगे इस फिगर को, है ना। होता क्या है, जो ही स्क्यूबा डाइवर सी के नीचे गया, अब सोच रहे उतना ज़्यादा पानी के नीचे, यानी कितना ज़्यादा प्रेशर होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर। तो वहां पे क्या होता है, ये अपने सिलेंडर में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस लेके जाता है ना। अब होता क्या, अगर ये जनरल
गैस लेके गया तो उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो डीप में गया तो प्रेशर बढ़ा, तो ये आसानी से, ठीक है, सिलेंडर है, आसानी से एयर है, सांस ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है। लेकिन जो ही ये ऊपर आना स्टार्ट होता है तो होता क्या है, ऊपर आना स्टार्ट होगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगा। तो ब्लड में जो सांस लिया था, ब्रीथिंग किया था, जो ऑक्सीजन वगैरह, जो सिर्फ ऑक्सीजन तो नहीं है, इसमें बहुत सारा गैस होता है ना, जो लिया था वो क्या होगा, जो ही ऊपर आ रहा है तो प्रेशर कम होगा, वो क्या होगा, ब्लड से सॉल्युबिलिटी घटेगा और ब्लड से अचानक बाहर आना स्टार्ट होगा। तो अगर इसमें जनरल गैस होगा और नाइट्रोजन होगा, तो नाइट्रोजन क्या करता है, ये बबल का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि प्रेशर अचानक घटा ना, ऊपर आते हैं प्रेशर अचानक घटना स्टार्ट होता है, तो बबल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। और ज्वाइंट में आप एनसीईआरटी रीडिंग डालिएगा तो वहां देखिएगा ज्वाइंट वगैरह में ये फंस सकता है, और ये फंसता है और बहुत दर्दनाक पेन होता है, कभी कभी स्क्यूबा डाइवर का डेथ भी हो सकता था। इसीलिए क्या होता है कि जो सिलेंडर लेके जाता है इसमें हीलियम गैस मिलाया जाता है। कौन सा गैस, हीलियम गैस। ये क्या करता है, नाइट्रोजन जो वहां बबल का फॉर्मेशन कर रहा है, उस नाइट्रोजन के बबल का फॉर्मेशन को रोकता है। और यही रीजन है कि हम लोग जो हॉस्पिटल वगैरह में जो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते हैं ना, प्योर ऑक्सीजन नहीं होता, उसमें हीलियम मिक्स होता है। समझ पा रहे हैं? तो ये था कुछ एप्लीकेशन किसका, हेनरीज लॉ का। किसका, हेनरीज लॉ का। आइए अब हेनरीज लॉ पे हम कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH इज ग्रेटर फॉर गैस विथ हायर सॉल्युबिलिटी। क्या KH का वैल्यू जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा होगा? नहीं, अभी तो हम लोग पूरा डिटेल में देखें। ये क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। ग्रेटर फॉर गैस विथ लोअर सॉल्युबिलिटी, हाँ यही तो होगा, अभी हम लोग पढ़े ना, KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका, सॉल्युबिलिटी का। किसका, सॉल्युबिलिटी का। तो आगे चेक भी नहीं करना है, सिंपल मेरा आंसर कौन हो गया, बी आंसर हो गया। देखिए एम्स 2008 में पूछा हुआ है, ये हेनरीज लॉ से क्वेश्चन है। आइए एक क्वेश्चन और हेनरीज लॉ से करते हैं। व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अभी हम लोग देखे थे कांस्टेंट टेम्परेचर पे, है ना, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तब क्या होगा, रेट ऑफ हवर्स प्रोसेस डिक्रीजेस। नहीं पढ़े हैं, पैनिक नहीं होना है, छोड़ना है। ऑप्शन को देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस, क्या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज करेगा? नहीं, डिक्रीज ना करेगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेस। आइए, व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज्ड, प्रेशर इज इंक्रीज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर है, सॉरी क्वेश्चन को अच्छे से हम देखते पहले। क्वेश्चन क्या दिया, व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट, हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। किसको बढ़ा रहे हैं, प्रेशर को। तो क्या होगा, एक गैस उतना ज्यादा लिक्विड में डिजोल्व होगा ना, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेज। हाँ ये मेरा आंसर हो जाएगा, है ना, जितना ज्यादा प्रेशर हम लगाएंगे गैस उतना ज्यादा क्या होगा, लिक्विड में डिजोल्व होगा। लेकिन वही देखिए आप, हम लोग पढ़े जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, क्या सॉलिड लिक्विड में बढ़ेगा प्रेशर बढ़ाने पे, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा? नहीं, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन को ढूंढना है हम लोगों को। आइए एक और हेनरीज लॉ पे क्वेश्चन करते हैं। देखिए जितना ज्यादा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे उतना ज्यादा कंसेप्ट हम लोगों का क्या होगा, क्लियर होगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CO2, CO2, C2H2 gas at 25 degrees Celsius are respectively 58 into 10 to the power 3, 43 into 10 to the power 3, 1.6 into 10 to the power 3 and 1.34 into 10 to the power 3. The solubility of this gas decreases in the order. यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये CO2, CO2, C2H4, KH का वैल्यू सबका दिया हुआ है। CO का कितना 5.8 या 58 इंटू 10 टू द पावर 3, O2 का 43 इंटू 10 टू पावर 3, 1.6 इंटू 10 टू पावर 3 किसका, CO2 का, और C2H2 का 1.34 इंटू 10 टू पावर 3। क्या बोला है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीजेस। तो अभी तो हम लोग कंसेप्ट पढ़े क्या कि KH जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतना हमेशा क्या होगा, कम होगा। बताइए, पढ़े ना क्या कि सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम होगा, यानी KH का ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, यानी सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, जिसका KH का वैल्यू कम होगा। तो KH का वैल्यू देखिए सबसे कम किसका है, C2H2 का, मतलब ये ज्यादा सॉल्युबल होगा। इसके बाद कौन होगा, CO2 होगा, उसके बाद O2 और उसके बाद CO होगा। तो ऑप्शन देखिए C2H2, CO2, O2, CO, यानी ऑप्शन नंबर C मेरा सही हो जाएगा। तो ये था कुछ क्वेश्चन किस पे, हेनरीज लॉ पे। ये भी देखिए एम्स 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
तो देखिए, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आसानी से आप नीट या जेईई मेंस तक क्वेश्चन इस लेक्चर, मेरे लेक्चर से कंप्लीट कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए नेक्स्ट आते हैं वेपर प्रेशर। क्या होता है वेपर प्रेशर? वर्ड बहुत बार सुने होंगे, आप इक्विलिब्रियम में भी पढ़े होंगे। होता क्या है उसे समझिए। ये लिक्विड है, हम इसे हीट करना स्टार्ट किए। सबसे पहले वेपर प्रेशर हम वहां लगाएंगे, पहले ये समझिए कंडीशन क्या होता है वेपर प्रेशर का। कंटेनर क्लोज होना चाहिए। अरे क्लोज नहीं होगा वेपर बाहर ना चला जाएगा, तो कंटेनर क्लोज होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या, कि कंटेनर जो होना चाहिए रिजिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हीट कर रहे तो कंटेनर मेरा क्या हो रहा है, फैल जा रहा है या कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दो कंडीशन होता है, कंटेनर क्लोज होना चाहिए और रिजिड होना चाहिए। अब समझिए क्या होता है वेपर प्रेशर। इस लिक्विड को जो ही हम हीट करना स्टार्ट किए, हीट करेंगे तो ये वाटर मेरा क्या होगा, वेपर बनेगा। क्योंकि ये क्लोज कंटेनर है तो बाहर जाने का तो अब है नहीं कुछ, ये बाहर स्केप कर पाएगा नहीं, तो सारा वेपर यहां पे क्या होगा, जमा होना स्टार्ट होगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि सारा वेपर कंडेंस होके ये फिर से इसी लिक्विड पे गिरना स्टार्ट करेगा। तो इसी लिक्विड पे जब गिरना स्टार्ट करेगा तो ये वेपर जो इसके लिक्विड पे प्रेशर लगाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। समझ पा रहे हैं? नहीं समझे तो वीडियो को रिपीट करके देखिए। आइए डिफिनेशन को देखते हैं। Partial pressure exerted by any vapor on the surface of liquid at equilibrium condition in closed container is called vapor pressure। और ये जो होता है ना इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये क्या बात आ गया यहां समझिए। रेट ऑफ इवापोरेशन, जिस रेट से ये इवापोरेट हो रहा है उसी रेट से ये जो वेपर आपस में मिलके जो कंडेंस हो रहा है और इस पे लिक्विड के सरफेस जो प्रेशर लगा रहा है ना, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। यानी रेट ऑफ इवापोरेशन किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल होता है। तो एक लिक्विड वेपर जो इस लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। अभी आगे इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है वेपर प्रेशर का, ठीक है। चलिए आइए, इफेक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अब हम लोग बात किसका कर रहे हैं, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का। फर्स्ट किसका बात किए हैं, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, अब लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का। आइए, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। सिंपल सा फंडा, अभी हम आपको क्या बताएं कि यहाँ हीट कर रहे हैं, वेपर बन रहा है, तो जितना ज्यादा हीट करेंगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा ना। तो क्या होगा, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज्यादा हीट करेंगे, जितना ज्यादा टेम्परेचर, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर। जस्ट लाइक एग्जांपल, 1 मोल H2O एट 25 डिग्री सेल्सियस है और 1 मोल H2O एट 60 डिग्री सेल्सियस है। आपसे पूछ रहे, बताइए इन दोनों में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। ऑब्वियसली जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। यानी इसका वेपर प्रेशर 60 डिग्री सेल्सियस ज्यादा टेम्परेचर, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा बनेगा। आइए उसी टाइप से वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। समझिए, कोई लिक्विड है जिसका हमको वेपर प्रेशर बनाना है। अब लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो उसे हीट करने के लिए ज्यादा ना टेम्परेचर देना होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो इजीली वेपर में कन्वर्ट होगा, और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो देर से वेपर में कन्वर्ट होगा। तो इससे क्या पता चला कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, यानी जिसका जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम बनेगा। एग्जाम्पल से समझिए, 1 मोल H2O जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 1 मोल C2H5OH जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 78 डिग्री सेल्सियस। अगर इन दोनों को हम हीट करेंगे तो बताइए किसका वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। ऑब्वियसली जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये था टेम्परेचर का इफेक्ट। नेचर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस। समझिए, लिक्विड हो, लिक्विड लिक्विड, उसमें भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। अगर लिक्विड लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो दोनों मजबूत से जुड़ा रहेगा, हिट करेंगे ब्रेक करेंगे तब ना वेपर बनेगा। तो जितना ज्यादा लिक्विड लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वेपर प्रेशर उतना कम होगा, यानी वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन फोर्स। लिक्विड लिक्विड के बीच में जो फोर्स होगा उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये था कुछ टर्म जो हम लोग किस पे बात किए, वेपर प्रेशर पे बात की है। आइए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, रॉल्स लॉ। जिस टाइप से हेनरीज लॉ होता है, थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन होता लोगों को। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, यहां पे हम लोग जो प्रेशर का इफेक्ट पढ़ते हैं, प्रेशर का इफेक्ट, ये होता है हेनरीज लॉ। क्या होता है, हेनरीज लॉ। ठीक है, लेकिन आप समझिए, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड यानी सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, यानी लिक्विड को हम लोग क्या कर रहे हैं, लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं।
यहां पे जो प्रेशर का इफेक्ट होगा इसी को हम लोग बोल देंगे क्या, राउल्ट्स लॉ। क्या बोलेंगे, राउल्ट्स लॉ। तो इसमें आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कि कहां पे राउल्ट्स लॉ लगता है, कहां पे हेनरी, दोनों एक ही है। गैस को जब लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तब जो प्रेशर का इफेक्ट होता है हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं, हेनरीज लॉ के अंदर पढ़ते हैं। और जब लिक्विड को लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तब जो प्रेशर का इफेक्ट होता है उसे हम किस में पढ़ते हैं, राउल्ट्स लॉ में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, राउल्ट्स लॉ। क्या होता है राउल्ट्स लॉ, अब समझिए। कंडीशन, सबसे पहले राउल्ट्स लॉ का थोड़ा कंडीशन देख लेते हैं क्या है, क्योंकि यहां वेपर प्रेशर का बात कर रहे हैं, तो वेपर प्रेशर, जिसका वेपर प्रेशर बनेगा उसी पे तो बात होगा। तो इससे क्या पता चला कि लिक्विड है, लिक्विड भी दोनों क्या होना चाहिए, दोनों वोलाटाइल लिक्विड होना चाहिए। वोलाटाइल लिक्विड किसे बोलते हैं, ऐसा लिक्विड जो रूम टेम्परेचर पे अगर हम उसे ओपन करते तो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, या फिर हल्का सा हीट करे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए। यानी मेरा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कैसा होना चाहिए, वोलाटाइल होना चाहिए, यानी दोनों का वेपर प्रेशर बनना चाहिए। याद कीजिए प्रीवियस लेक्चर में आपको बताएं कि पूरा होल चैप्टर में हम ए सॉल्वेंट से रिप्रेजेंट करेंगे और बी किसे, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला कंडीशन क्या है राउल्ट्स लॉ का, कि दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल लिक्विड होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है समझिए, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के बीच में होना चाहिए और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी के बीच में है, अगर इन दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन बना तो ए बी बना, इसमें भी उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, यानी तीनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होना चाहिए, तभी राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं है। क्या है समझिए, यहां पे मेरा सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट लिक्विड है, तो लिक्विड लिक्विड के बीच में कुछ ना कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, तो ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ये मेरा सॉल्यूट है, सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी से, तो सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में भी क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये मेरा हो गया सॉल्यूट सॉल्यूट। इन दोनों को मिला के हम क्या किया, एक सॉल्यूशन बनाए। क्या बनाए, सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है। तो जो अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में है वो उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए जितना सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में है और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में है। समझ पा रहे हैं, तभी राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आगे डिस्टिंग्विश करेगा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। ठीक है, आइए राउल्ट्स लॉ को देखते हैं क्या है। चलिए राउल्ट्स लॉ को देखने से पहले यहां पे थोड़ा हम रिप्रेजेंट जो करेंगे वेपर प्रेशर वगैरह उसे समझते हैं। देखिए ये मेरा क्या है, प्योर सॉल्वेंट। क्या है, प्योर सॉल्वेंट। यहां पे जो वेपर प्रेशर बनेगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे पी ए नॉट से। किससे, पी ए नॉट से, जब प्योर सॉल्वेंट होगा। क्यों, यहां पे एक ही सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है और कुछ तो है नहीं, तो उसे हम यहां पे जो वेपर प्रेशर बनेगा पी ए नॉट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं, पूरा चैप्टर में इसको यूज करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये प्योर सॉल्यूट है, लेकिन सॉल्यूट है क्या, लिक्विड है, हीट किए वेपर प्रेशर बना। तो यहां पे जो वेपर प्रेशर बना इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे पी बी नॉट से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी बी नॉट से। पी बी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पी ए नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना, ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट। इन दोनों को मिक्स कर दिए, अब यहां पे मेरा सॉल्यूशन बना। तो सॉल्यूशन में जो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है, जितना सॉल्यूट से प्रेशर बना और जितना सॉल्वेंट से प्रेशर बना। तो यहां पे पीटी क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। अब यहां पे आप समझिए, यहां पे हम पी ए लिखें, यहां पे पी ए नॉट लिखें। पी ए नॉट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पी ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन, अब प्योर नहीं है, दो चीज मिला हुआ है। क्यों, क्योंकि ये जो पी ए है ये मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, किसका, ए है तो सॉल्वेंट का। पीबी यहां पे क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। पीबी नोट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। समझ पा रहे, क्योंकि ये दोनों जो होता है ना ये मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन पे। एक्स से डिपेंड कर रहा है मोल फ्रैक्शन को, और ये मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि ये प्योर है। तो डिफरेंस समझिए, पी ए नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी ए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं राउल्ट्स लॉ पे। क्या होता है राउल्ट्स लॉ, डिफिनेशन को देखिए। इट स्टेट दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। यानी वेपर प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन में लिक्विड का क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, और क्या होगा, इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। यानी अगर हम सॉल्वेंट का बात करें तो वेपर प्रेशर, किसमें, सॉल्यूशन में अब हम बात कर रहे हैं ना,
तो पी ए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इक्वल टू का साइन है, डायरेक्ट लिखते हैं, किसके इक्वल होगा, पी ए नॉट इंटू एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। या फिर यहां पे देखिए अगर इसे हम ड्राइव करके लिखें तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। जस्ट लाइक देखिए हेनरी लॉ जैसा मैच कर रहा है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहां पे जो कांस्टेंट आता है ये मेरा क्या होगा, पी ए नॉट एक्स ए। देख रहे हैं, यही है मेरा रॉल्स लॉ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन में। तो पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। पी ए नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसी टाइप का मिला है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला है ना। तो अगर हम सॉल्यूट पे बात करें तो क्या होगा, पीबी पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा तो यहां पे क्या होगा, पी बी नॉट एक्स बी। समझ पा रहे हैं। तो यही होता है क्या, रॉल्स लॉ। क्या है, इट स्टेट दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस समझना होगा, पी ए क्या है, पी ए नॉट क्या है। अगर मान लीजिए, क्योंकि यहां पे हम किसका बात कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो अगर पूरा सॉल्यूशन का हम वेपर प्रेशर निकालना चाहें तब कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। ये एनसीईआरटी का लाइन है, देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर द टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेज in the container will be the sum of the partial pressure of the component of solution and is given। समझिए, अब यहां पे मेरा सॉल्वेंट भी है पी ए, सॉल्यूट भी है पी ए। तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ए का प्लस पार्शियल प्रेशर किसका, बी का। और अभी हम देखें पी ए किसके इक्वल है, पी ए नॉट एक्स है, पी बी किसके इक्वल है, पी बी नॉट एक्स बी। इसे हम यहां पे यूज करते हैं, तो ध्यान दीजिए पी टी इक्वल टू मेरा क्या हो गया, देखिए पी ए को हम क्या लिख सकते हैं, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी को क्या लिख सकते हैं, पी बी नॉट एक्स बी, है ना। अब यहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। तो दो ही कंपोनेंट होगा, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट। तो हम यहां यूज कर सकते हैं ना, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है, 1। तो क्या हम एक्स ए इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी। चलिए इसे ड्राइव करते हैं, पी टी इक्वल टू क्या आ गया, ध्यान दीजिए पी ए नॉट। अब एक्स ए के जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, 1 माइनस एक्स बी। क्या लिख रहे हैं, 1 माइनस एक्स बी। प्लस आ जाइए, मेरा क्या है, पी बी नॉट और एक्स बी। अब इसे थोड़ा और डिटेल करते हैं, पी ए नॉट को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया, पी ए नॉट माइनस बी से मल्टीप्लाई कीजिए, पी ए नॉट एक्स बी प्लस यहाँ पे क्या है, पी बी नॉट एक्स बी। देखिए इन दोनों में एक्स बी है तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं ना। तो पी टी इक्वल टू मेरा क्या होगा, पी ए नॉट प्लस लिख रहे हैं, हम पहले इसे लिख रहे हैं इसलिए प्लस लिखे हैं, पहले इस वाले टर्म को लिख रहे हैं, एक्स बी को कॉमन निकाल दिए। तो बताइए यहां पे क्या बचा, पी बी नॉट माइनस, जब एक्स बी निकाल दिया तो यहां पे माइनस था ना, माइनस दिए क्या है, पी ए नॉट। यही आता है डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ड्राइव करके हम इसे लिख सकते हैं। क्या हो रहा है, ये सही से क्यों नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। या तो फिर सिंपल ये आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अब इस सॉल्यूशन से क्या पता चला, एक चीज आप देख पा रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन होगा ना, एक्स बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड किया। लेकिन यहां पे हम एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए लिखते हैं तो यहां पे क्या आता है, एक्स ए आता है। यानी एक सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा किसी एक के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, या तो सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट का। अब यहां पे आपके बुक में रॉल्स लॉ का ग्राफ दिया हुआ है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं, आपको इजी वे में समझाते हैं। क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉल्स लॉ। चलिए समझिए, मान लेते हैं यहां पे क्या है,
एक्स ए इक्वल टू 1 और एक्स बी इक्वल टू 0। अब देखिए हम ग्राफ किसके किसके बीच में बना रहे हैं, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। इसमें होता क्या है, इसमें दो ग्राफ को एक साथ बनाया जाता है, इसलिए कंफ्यूजन होता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। आइए डिटेल में समझते हैं। एक्स बी इक्वल टू 0, जब एक्स बी इक्वल टू 0 हो गया तो बताए हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। एक्स बी इक्वल टू 0, एक्स बी इक्वल टू 0, तो ये पूरा टर्म मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स ए इक्वल टू 1, जब यहां 1 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, पी टी किसके इक्वल हुआ, पी ए नोट के इक्वल। किसके इक्वल हुआ, पी ए नोट के इक्वल। तो यहां पे जो वेपर प्रेशर बनाओ मेरा क्या है, पी ए नोट है। अब हम जैसे जैसे इधर आ रहे हैं, क्योंकि एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है, तो टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा कितना होगा, 1 होगा। तो इस डायरेक्शन में आएंगे, एक्स ए घटेगा और एक्स बी बढ़ेगा। इस पॉइंट पे मान लेते हम एक्स बी इक्वल टू 1 है और एक्स ए इक्वल टू 0 है। एक्स ए इक्वल टू 0, आइए कंपेयर करते हैं। एक्स ए इक्वल टू 0, जब एक्स ए इक्वल टू 0 होगा तो ये वाला पूरा टर्म मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। और एक्स बी इक्वल टू 1, ये वैल्यू मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। तो पी टी किसके इक्वल आया, पी बी नोट के इक्वल। पी टी किसके इक्वल आया, पी बी नोट के इक्वल। मान लेते हैं यहां पे ये पी बी नोट है। अब ध्यान दीजिए, दो अलग अलग कंपोनेंट है तो दोनों का अलग अलग वेपर प्रेशर बनेगा, इसलिए हम ए का ज्यादा बनाए बी का कम बनाए। अब बी का ज्यादा बनाए ए का कम बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी हम क्या देखें कि जो वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। तो इस डायरेक्शन में हम आ रहे हैं, एक्स बी यहां पे 0 हो और एक्स बी किधर बढ़ रहा है, 1 हो रहा है, तो एक्स बी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स ये जो मेरा ग्राफ होगा यहां पे, ये किसका ग्राफ होगा, पीबी का होगा। ये ग्राफ किसका है, पीबी का। अब देखिए यहां पे एक्स ए इक्वल टू 1, इस डायरेक्शन में जा रहे थे, एक्स ए इक्वल टू क्या, एक्स ए इक्वल टू यहां पे 0, इस डायरेक्शन में एक्स ए इक्वल टू 1, यानी इधर हम जा रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करेगा, प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। यानी ये मेरा जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, पी ए का है। ये ग्राफ किसका है, पी ए का है। और इन्हीं दो को जब हम कनेक्ट कर देंगे तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ हम लोगों को क्या मिलेगा, टोटल प्रेशर मिलेगा, पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी। यही है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉल्स लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे इस ग्राफ को हम लोग यूज करेंगे। तो अगर नहीं समझ में आए तो थोड़ा रिपीट करके देखिए, बहुत ईजी है। तो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉल्स लॉ। अब आते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ए एंड सॉल्वेंट बी इन वेपर फेज। समझिए, अभी हम लोग क्या निकाले हेनरीज लॉ से, गैस इन लिक्विड, यानी क्या था इक्वेशन, P इक्वल टू के एच एक्स। ये क्या था, गैस इन लिक्विड, यानी यहां पे जो मोल फ्रैक्शन निकल रहा है किसमें निकल रहा है, लिक्विड में। किसमें, लिक्विड में। रॉल्स लॉ में क्या आया अभी, अगर हम सॉल्वेंट का बात करें तो पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। तो यहां पे जो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है इन लिक्विड, कहां पे, लिक्विड में। इसी टाइप से सॉल्यूट का भी होगा, पीबी इक्वल टू क्या, पी बी नॉट एक्स बी। तो यहां से जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकलेगा इन लिक्विड निकलेगा, किसमें, लिक्विड में। लेकिन जब हम इसे हीट कर रहे हैं, है ना, लिक्विड भी, सॉल्वेंट भी वोलाटाइल, सॉल्यूट भी वोलाटाइल, जब हम इसे हीट कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर बनेगा। तो कुछ वेपर प्रेशर किसका बना, सॉल्यूट का, और कुछ सॉल्वेंट का। तो वेपर प्रेशर जो बना उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो वही अब हम मान लेते हैं। मान लिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी बी का वेपर फेज में क्या है, वाई बी, और उसी टाइप से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट वेपर फेज में क्या है, वाई ए। तो वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन निकलेगा वाई ए, अगर सॉल्वेंट का बात करें तो क्या फॉर्मूला होता है, पी ए बाई पी टी, यानी टोटल प्रेशर। अगर सॉल्यूट का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन बोले तो वाई बी इक्वल टू क्या होगा, पी बी बाई पी टी। समझ पा रहे हैं। तो रॉल्स लॉ से या फिर हेनरीज लॉ से जो मोल फ्रैक्शन निकलता है इन लिक्विड निकलता है, और इस फार्मूला से जो निकलेगा यहां पे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट वेपर फेज में निकलेगा। और ये आपका इंटेक्स में क्वेश्चन भी है ना, आप सॉल्व कीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ कंप्लीट इंटेक्स सॉल्यूशन बना हुआ है। समझ पा रहे हैं। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, इन लिक्विड बोलेगा मोल फ्रैक्शन तो रॉल्स लॉ या फिर हेनरीज लॉ, और अगर वेपर फेज में बोलेगा तो इस फार्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए, रॉल्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। देखिए अभी हम लोग क्या देखें, समझते हैं इस बात को, समझिए। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, जब ये गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे थे तो यहां पे मेरा क्या आया था, हेनरीज लॉ।
क्या आया था? हेनरीज लॉ। क्या फॉर्मूला बना था? पार्शियल प्रेशर इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट XA। ठीक है, लेकिन जब लिक्विड को लिक्विड में डिजोल्व किए, यानी सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, तो यहां पे मेरा क्या आता है? रॉल्स लॉ आता है। क्या आता है? रॉल्स लॉ आता है। तो यहां पे क्या बना था? अगर हम जनरल टर्म में बात करें तो P इक्वल टू पी नॉट एक्स। तो अगर P नॉट के जगह पे KH आ जाएगा तो क्या ये हेनरीज लॉ नहीं बन जाएगा? बनेगा ना। इसीलिए रॉल्स लॉ को एक हेनरीज लॉ का स्पेशल केस बोला जाता है। समझ पा रहे हैं? ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। आइए अब एक रॉल्स लॉ पे क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये जेईई मेंस 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? ध्यान दीजिए। देखिए, इट्स 363 Kelvin. The vapor pressure of A is 21 kilopascal and that of B is 18 kilopascal. 1 mole of A and 2 mole of B are mixed. Assuming that this solution is ideal, the vapor pressure of the mixture is क्या होगा? किलोपास्कल में। समझिए, बोल रहा है ए का वेपर प्रेशर कितना दिया है? 21 किलो पास्कल। जब वो अलग था यानी प्योर है, यानी PA नॉट कितना दिया हुआ है? 21 किलो पास्कल। बी का वेपर प्रेशर 18 किलो पास्कल यानी PB नॉट कितना दिया हुआ है? 18 किलो पास्कल दिया हुआ है। 1 मोल ऑफ ए यानी ए का कितना मोल है? 1 मोल है। बी का कितना मोल है? 2 मोल है। अब इन दोनों को मिक्स किया तो अब बोल रहा है सॉल्यूशन मान लीजिए आइडियल है। आइडियल उसे बोलते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो अब बोल रहा है दोनों को जब मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया गया तो बताइए टोटल प्रेशर कितना होगा? तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ या अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, किसके अकॉर्डिंग? डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? PT इक्वल टू PA प्लस PB। PA क्या होता है? PA नॉट XA प्लस PB PA नॉट XB। तो PA नॉट PB नॉट तो दिया हुआ है, हमको XA और XB निकालना है। तो देखिए, नंबर ऑफ मोल तो दिया हुआ है ना, यहां से हम फाइंड कर सकते हैं XA क्या होगा? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसके नंबर ऑफ मोल को एवब में रखेंगे बाय टोटल नंबर ऑफ मोल Na प्लस NB। तो Na कितना है? 1। Na प्लस NB 1 प्लस 2 कितना आया? 3 आया। इसी टाइप से हम निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ B। क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाय Na प्लस NB। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ B कितना है? 2 और नीचे Na प्लस NB कितना हुआ? 3 हुआ। अब इन सब का वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, टोटल प्रेशर यानी मिक्सर का प्रेशर निकल जाएगा। PA नोट कितना है? 21। XA कितना है? 1/3 प्लस PB नोट कितना है? 18। XB कितना है? 2/3। 2/3। तो देखिए, ये कितने टाइम्स में? 7 टाइम्स में कट गया। ये कितने टाइम्स में? 6 टाइम्स में कट गया। तो 7 × 1 कितना आया? 7 प्लस 6 × 2 12। तो ये कितना आ गया? 19 किलो पास्कल, क्योंकि किलो पास्कल में रखे थे। यानी मेरा आंसर क्या आएगा? 19 किलो पास्कल। तो देखते हैं, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो जेईई मेंस तक का क्वेश्चन आपको आपसे इजी वे में सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। समझिए, अब तक हम लोग क्या देखें? जब गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे थे क्या आया? हेनरीज लॉ आया। लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व किए तो क्या आया? रॉल्स लॉ आया। अब क्या है? सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉल्यूट मेरा सॉलिड है और सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है। ठीक है, समझते हैं, ध्यान दीजिए। मानते ये मेरा क्या है? प्योर सॉल्वेंट है। क्या है? प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर यहां पे हम हिट करते हैं तो बताइए वेपर प्रेशर क्या होगा? PA नॉट होगा। क्या होगा? PA नॉट, क्योंकि ए मेरा क्या है? प्योर है और सॉलिड तो है नहीं। तो यहां बोल सकते हैं कि टोटल प्रेशर मेरा क्या आया? PA नॉट आया। ठीक है, अब हम इसमें क्या किए? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किए। देखिए, अब तक क्या था? वोलाटाइल सॉल्यूट। तो हीट करते थे, सॉल्यूट का भी वेपर प्रेशर बनता था, सॉल्वेंट का भी बनता था। लेकिन अब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट यानी सॉलिड भी लाए हैं। तो अब जब यहां पे हीट करेंगे तो वेपर प्रेशर सॉल्यूट का तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा क्या है?
सॉलिड पार्टिकल है तो उसका वेपर प्रेशर बनेगा नहीं, सिर्फ किसका बनेगा, सॉल्वेंट का बनेगा। तो यहां पे जो वेपर प्रेशर आया वो मेरा क्या होगा, पीए होगा। और टोटल प्रेशर का बात करें तो सॉलिड कंपोनेंट का तो वेपर प्रेशर बना नहीं, यानी यहां पे मेरा टोटल प्रेशर क्या होगा, पीटी होगा। क्या होगा, पीटी होगा। अब उम्मीद करते हैं आपका पीए नोट और पीए में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, और पीए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। समझ पा रहे हैं? तो बताइए वेपर प्रेशर ज्यादा किसका बनेगा, प्योर का या फिर जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी सॉलिड जब ऐड कर देंगे तब। तो देखिए यहां पे तो एरिया क्या हो रहा है, घट रहा है ना, तो अब वेपर प्रेशर सिर्फ यहां से बनेगा, ये तो डिक्रीज कर रहा है। देखिए ये एनसीईआरटी का आपका फिगर दिया हुआ है। जब प्योर है हर एक जगह से वेपर प्रेशर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां ग्रीन बॉल से किसे रिप्रेजेंट किया, सॉल्यूट को। कैसा सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्यूट। अब वेपर प्रेशर सिर्फ यहां से बन रहा है, यानी इस केस में क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यहां पे कितना डिक्रीज करेगा वेपर प्रेशर, डेल पी इक्वल टू क्या आएगा बताइए, पी ए नोट ज्यादा तो ये बनेगा ना, पी ए नॉट माइनस पी ए, और यही डेल पी कहलाता है डिक्रीज इन वेपर प्रेशर या फिर लवरिंग इन वेपर प्रेशर, लवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये हो गया। तो डेल पी आपका क्या है, लवरिंग इन वेपर प्रेशर। समझ पा रहे हैं? तो अब यहां पे आप देखिए ये जो मेरा डेल पी है, ये डेल पी मेरा क्या है, जो वेपर प्रेशर डिक्रीज किया। अब बताइए जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हम यहां पे ज्यादा ऐड करेंगे, है ना, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को जब ज्यादा ऐड करेंगे तो और वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉलिड का पार्टिकल पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉलिड के यानी सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। यानी यहां से अब स्टार्ट हो रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या स्टार्ट हो रहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो देखिए अब क्योंकि इसके बाद के लेक्चर में कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, यहां पे सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि जब सॉलिड कंपोनेंट को ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लवरिंग इन वेपर प्रेशर। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए क्या आ रहा है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। रॉल्स लॉ के बेसिस पे हम एक सॉल्यूशन को, लिक्विड सॉल्यूशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल। किसके बेसिस पे, रॉल्स लॉ के बेसिस पे। आप क्लास 11th में पढ़े होंगे या मे बी आपका रिड्यूस हो गया तो आप नहीं पढ़े होंगे, लेकिन क्या था वहां पे, आइडियल गैस था। जो आइडियल इक्वेशन को फॉलो कर रहा था पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस, जो उसे फॉलो नहीं कर रहा था क्या बोले थे, नॉन आइडियल गैस। उसी टाइप से यहां पे लिक्विड सॉल्यूशन में जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन होगा, और जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो कहने का मतलब समझिए, हम लोग रॉल्स लॉ में अभी क्या देखें, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में होना चाहिए, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में होना चाहिए। और इन दोनों को मिक्स कर दिए जब मेरे पास एक सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, तो अब यहां पे सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में होना चाहिए, यानी तीनों इक्वल होना चाहिए, तभी तो था रॉल्स लॉ। अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो हम क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन है। क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। याद कीजिए यहां पे इक्वेशन क्या बना था, पी ए नॉट इक्वल टू क्या बना था, पी ए एक्स ए, और सॉल्वेंट के केस में वेपर प्रेशर क्या बना था, पी बी क्या था, सॉरी देखिए ए के केस में वेपर प्रेशर क्या बना था, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, और बी के केस में क्या बना था, पी बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। समझ पा रहे हैं? तो जो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा उसे आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, जो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो इससे क्या पता चला, रॉल्स लॉ के बेसिस पे हम एक लिक्विड सॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल। लिक्विड सॉल्यूशन समझ रहे ना, सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड। तो चलिए देखते हैं, कुछ इनमें डिफरेंस देखते हैं। आइए, आइडियल सॉल्यूशन, किसे हम आइडियल सॉल्यूशन बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, द सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। अब देखिए, व्हेन अ सॉल्यूशन डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन देन इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब समझिए, अगर रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं किया, अभी हम देखे थे रॉल्स लॉ का ग्राफ, आइए समझते हैं इस बात को। कहां था रॉल्स लॉ का ग्राफ, ये किसका ग्राफ था, रॉल्स लॉ का ग्राफ था। जो इस ग्राफ को फॉलो कर गया आइडियल सॉल्यूशन, जो इस ग्राफ को फॉलो नहीं किया तो क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। अगर फॉलो नहीं किया तो क्या होगा, या तो वेपर प्रेशर इससे ज्यादा बनेगा या फिर वेपर प्रेशर इससे क्या बनेगा, कम बनेगा। यानी फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। आइए उससे पहले डिटेल में हम पहले आइडियल और नॉन आइडियल को देखते हैं, उसके बाद उस टॉपिक पे हम लोग आते हैं। चलिए अब थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, आपके एग्जाम में पूछता है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। समझिए, इट ओबे रॉल्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन क्या करता है, रॉल्स लॉ को ओबे करता है, यानी पी इक्वल टू पी ए नॉट एक्स है या पी बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, उसे हम क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। इट डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ, जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, यानी पी ए डज नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स है या पी बी डज नॉट इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, चेंज ऑन इंथैल्पी, चेंज ऑन इंथैल्पी दैट इज डेल एच क्या होगा, जीरो होगा। और यहां पे चेंज इन इंथैल्पी डज नॉट इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा समझिए, रॉल्स लॉ क्या था, सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों इक्वल है, दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन बनाए। तो अब सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही होगा जितना सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में था, यानी सब इक्वल था। तो यहाँ पे एनर्जी का कोई, जब देखिए जब अट्रैक्शन हुआ नहीं, रिपल्सन हुआ नहीं, तो डेल एच मेरा क्या होगा, जीरो होगा। और जब इसे फॉलो नहीं करेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी जब अट्रैक्ट होगा या फिर रिपेल होगा, यही तो दो केस हो सकता है ना, तो वहां पे क्या होगा, डेल एच डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और जब सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, उसे सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, मिला के हम क्या किए, एक सॉल्यूशन बनाए, और सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उतना ही है जितना सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में। तो अब ना ही अट्रैक्शन हो रहा ना ही रिपल्सन हो रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी चेंज नहीं करेगा, यानी आइडियल सॉल्यूशन में डेल वी क्या होगा, जीरो होगा, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल वी डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ये तो डिफिनेशन है, अट्रैक्शन बिटवीन ए बी बी एंड ए बी शुड बी सेम, अट्रैक्शन बिटवीन ए बी बी एंड ए बी शुड नॉट बी सेम। अब समझिए ये दोनों टर्म इंट्रोपी और डेल जी। देखिए सॉल्यूशन तो बन रहा है, आइडियल है या फिर नॉन आइडियल, सॉल्यूशन तो बन रहा है ना। जब सॉल्यूशन बन रहा है तो डेल एस पॉजिटिव होगा आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के भी। रिएक्शन तो हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है यानी प्रोसेस क्या स्पॉन्टेनियस है, यानी आइडियल है या फिर नॉन आइडियल है, प्रोसेस तो हो रहा है ना। दैट मीन्स डेल एस डेल जी क्या होगा, निगेटिव आइडियल के लिए भी और डेल जी निगेटिव किसके लिए, नॉन आइडियल के लिए भी, क्योंकि दोनों में प्रोसेस हो रहा है यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये कुछ एग्जांपल है आइडियल सॉल्यूशन का और ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, समझ पा रहे हैं। चलिए ये डिफरेंस था आइडियल और नॉन आइडियल के बीच में। आइए एम्स 2019 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, क्या है, डेल जी जीरो, नहीं डेल जी तो निगेटिव था ना, डेल एस जीरो, नहीं डेल एस क्या था, पॉजिटिव था, एंट्री पॉजिटिव, डेल बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, नहीं डेल बी तो जीरो था आइडियल सॉल्यूशन के लिए, डेल एच इक्वल टू जीरो, ये सही ऑप्शन होगा डी। आइए अब समझते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं किया तो वेपर प्रेशर क्या होगा, या तो रॉल्स लॉ से ज्यादा होगा या फिर रॉल्स लॉ से कम होगा, यही दो केस हो सकता है ना। जब रॉल्स लॉ से वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, और जब रॉल्स लॉ से कम वेपर प्रेशर होगा तो उसे बोलेंगे नेगेटिव सॉल्यूशन। यानी अब हम क्या देख रहे हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, किसमें, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। देखिए क्या स्टेटमेंट, इफ द वेपर प्रेशर इज हायर देन रॉल्स लॉ इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन, इफ द वेपर प्रेशर इज लोअर देन रॉल्स लॉ इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन। क्या कहलाता है, नेगेटिव डेविएशन कहलाता है। ठीक है, अब समझते हैं पॉजिटिव डेविएशन कब होगा, पॉजिटिव डेविएशन उसे थोड़ा देखिए समझिए। पॉजिटिव डेविएशन कब होगा, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के बीच में है, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी के बीच में है, दोनों को जब हम मिला दिए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया ए और बी के बीच में। समझ पा रहे हैं, यानी ए और बी जब सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलाएं तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था कम है इन कंपेयर टू ए और बी। तो सॉल्यूशन में ए और बी के बीच में क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो मॉलिक्यूल क्या होगा, दूर जाएगा। अब यहां पे समझिए, जब भी मॉलिक्यूल पूरा केमिस्ट्री में
बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ब्रेक होगा, दूर जाएगा तो डेल एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और दूर जा रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, और दूर जा रहा है दैट मींस हिट करेंगे वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पॉजिटिव डेविएशन में हम बोल सकते हैं वेपर प्रेशर क्या होगा, ये किसके अकॉर्डिंग, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग। पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर थोड़ा सा यहां पे बढ़ जाएगा, ए का, ये यहां पे बढ़ जाएगा, और ये टोटल में भी क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। तो ये ग्राफ है किसका, पॉजिटिव डेविएशन का, किसका, पॉजिटिव डेविएशन का। आइए पॉजिटिव डेविएशन कब हो सकता है उसे थोड़ा समझते हैं। देखिए ये हमेशा सही नहीं, लेकिन 90% में ये सही होगा, 99 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, ध्यान दीजिए, वाटर में कुछ भी मिलाने से नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनता है। वाटर में कुछ भी मिला दीजिए और नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, अभी तो बताया कि सॉल्यूट सॉल्वेंट मिला रहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है ना, तो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। एक ये पहचानने का तरीका। मॉलिक्यूल आर नॉट आयोनाइज्ड इन वाटर, जब वाटर में मॉलिक्यूल आयोनाइज नहीं होगा तो क्या बनता है, पॉजिटिव डेविएशन बनता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो एग्जांपल है पॉजिटिव डेविएशन का एनसीईआरटी से, मिक्सर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, और क्या, सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय एडिंग कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। ये दो एग्जांपल आपको याद रखना है, किसका, पॉजिटिव डेविएशन का। अब आते हैं किसमें, निगेटिव डेविएशन में। समझिए निगेटिव डेविएशन कब होगा, जब ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ज्यादा हो जाएगा, किससे, ए से और बी से। समझिए सॉलिड सॉलिड में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, सॉल्वेंट सॉल्वेंट भी कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, दोनों को मिला के सॉल्यूशन बनाए। अब सॉल्यूशन बना तो फोर्स अब किस में लगेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। तो यहां पे जो सॉल्यूट सॉल्यूट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, सॉल्वेंट सॉल्वेंट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, उससे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा ए और बी के बीच में, यानी मॉलिक्यूल क्या होगा, क्लोज आएगा। और जब भी दो मॉलिक्यूल क्लोज आता है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी रिलीज होता है, यहां डेल जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और क्लोज आया तो वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यानी वॉल्यूम भी क्या होगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब बताइए क्लोज आया यानी बॉन्ड का फॉर्मेशन होया, अब हम इसे हीट कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा बनेगा कि कम, कम बनेगा। क्यों कम बनेगा, क्योंकि क्लोज ना आया, अब हीट करेंगे पहले बॉन्ड टूटेगा तब ना वेपर प्रेशर बनेगा। तो यहां पे वेपर प्रेशर नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, रॉल्स लॉ से वेपर प्रेशर क्या होता है, कम बनता है। दैट मींस यहां पे ग्राफ क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, किससे, रॉल्स लॉ से। ये नीचे आया और ये नीचे आया, समझ पा रहे हैं। तो ये है आपका नेगेटिव डेविएशन। चलिए वही सारा बात, वाटर में कुछ भी मिलाने से नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनता है। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, अभी तो बताएं, तो क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। इफ मॉलिक्यूल आर आयोनाइज इन वाटर, वाटर में अगर मॉलिक्यूल आयोनाइज हो रहा है तो हमेशा याद रखिएगा नेगेटिव डेविएशन होगा। ठीक है, और ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है किसका, एनसीईआरटी का, मिक्सर ऑफ फेनॉल एंड एनिलीन और क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एग्जाम्पल, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में। चलिए पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन क्या था, ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा था तो मॉलिक्यूल दूर दूर ना गया, दूर गया तो वॉल्यूम बढ़ा, डेल भी क्या होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव डेविएशन में क्लोज आया तो वॉल्यूम घटा, डेल भी नेगेटिव। दूर गया, जब भी दूर जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगा, डेल एच क्या होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव डेविएशन मॉलिक्यूल क्लोज आया, क्लोज आता है यानी बॉन्ड बनता है तो डेल एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। Force of attraction AB are less than AA BB, force of attraction AB are greater than AA and BB। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल आपका हो गया पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का। तो देख रही हम कोशिश कर रहे कितना डिटेल में, पहले आइडियल नॉन आइडियल का डिफरेंस बताएं, फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का ग्राफ बताया और दोनों में डिफरेंस बताएं। आइए आज का लास्ट टॉपिक एजियोट्रॉप्स। क्या होता है एजियोट्रॉप्स, समझिए इस बात को। Azeotrophs is the mixture of fixed composition of binary solution which is boiled at constant temperature and the composition in liquid and vapor phase remains same। समझिए एजियोट्रॉप्स कब होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन से एजियोट्रॉप्स बनता है। जब एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं, देखिए सॉल्यूट का लिक्विड है, कुछ ना कुछ अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा, सॉल्वेंट है अपना कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, लेकिन दोनों को जब फिक्स्ड कंपोजिशन, एक ऐसा फिक्स कंपोजिशन होगा, जब मिला देंगे दोनों को और अब दोनों को बॉयल करेंगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग बॉयल नहीं होगा, दोनों एक फिक्स टेम्परेचर पे बॉयल होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप्स।
एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप्स। इसका एक खास बात और क्या है, लिक्विड में जितना मोल ऑफ फ्रैक्शन है और वेपर में जितना मोल ऑफ फ्रैक्शन है क्या है? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। हम किस जगह पे बात कर रहे हैं इस बात को आप थोड़ा समझिए। अभी हम आपको बताए थे, कहां ग्राफ किया, ये देखिए रॉल्स लॉ से हम क्या निकाले थे, जब लिक्विड में मोल फ्रैक्शन निकालना है तो रॉल्स लॉ से निकला था, लेकिन वेपर में जब मोल ऑफ फ्रैक्शन निकालना था, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो ये फॉर्मूला लगाए थे, है ना। लेकिन इन केस ऑफ, किस केस में? एजियोट्रॉप के केस में ऐसा नहीं होता है, दोनों में क्या होता है? इक्वल कंपोनेंट यानी इक्वल फेज होगा। कहने का मतलब एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड, किसके इक्वल होगा? वाई ए मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड, किसके इक्वल होगा? वाई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज। वही यहां पे लिखा हुआ है, क्या? ध्यान दीजिए, एंड द कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज रिमेन सेम। ठीक है, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और हम एजियोट्रॉप्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है एजियोट्रॉप्स? नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एक मिक्सर होता है, एक ऐसा फिक्स कंपोजिशन होता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट पे, टेम्परेचर पे वेपर बनता है, बॉइलिंग बॉयल होता है, उसे क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप्स। और एजियोट्रॉप्स में क्या खास बात है कि एक्स ए इक्वल टू वाई ए होगा और एक्स बी इक्वल टू वाई बी, जिसे हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। अब आइए, एजियोट्रॉप्स भी टू टाइप्स के होगा। पहला मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, समझिएगा। पहले चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या है डेफिनेशन? The solution which show positive deviation from Raoult's law form minimum boiling azeotrophs at a specific position। समझिए, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। देखिए, ये आपका है पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कब होगा? जब मॉलिक्यूल दूर दूर जाएगा। मॉलिक्यूल जब दूर दूर जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा ना। तो जब पॉजिटिव डेविएशन का सॉल्यूशन में फिक्स कंपोजिशन लेते हैं तो इसी पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्योंकि जब वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा है, इससे साफ पता चल रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है। क्या है? कम है। उसी चीज को यहां पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है। देखिए, द सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन, जो पॉजिटिव डेविएशन बन रहा है, ज्यादा वेपर प्रेशर बन रहा है, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है ना। From Raoult's law form minimum boiling azeotrophs। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, एक C2H5 और वाटर, ठीक है, मिलेगा तो क्या बनेगा? 95% वॉल्यूम बाय इथेनॉल, यानी ये इथेनॉल है। ये क्या है? C2H5OH, इथेनॉल और वाटर, जिसमें फिक्स्ड कंपोजिशन कितना होगा? 95% क्या होगा? इथेनॉल होगा और 5% वाटर होगा। तो क्या बनता है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इसी टाइप से मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होगा। मैक्सिमम बॉइलिंग कब होगा? जब नेगेटिव डेविएशन, मॉलिक्यूल क्लोज आ रहा है ना, नेगेटिव डेविएशन ना, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो देखिए क्या है, द सॉल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम Raoult's law फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन। एग्जाम्पल देखिए, 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर बाय मास बॉयल एट 395.5 केल्विन। ये दोनों एग्जाम्पल मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का हम कहाँ से लिए हैं? ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा परसेंटेज के बेसिस पे। कोई दिक्कत? तो इस टाइप से आज हम लोग कंप्लीट किए क्या? सॉल्यूशन चैप्टर का सेकेंड लेक्चर, है ना। कोशिश करेंगे एक लेक्चर और आएगा और कंप्लीट हो जाएगा मेरा सॉल्यूशन, ठीक है। क्या था? कंटेंट थोड़ा लंबा था, वीडियो थोड़ा लंबा है, देख के डरिएगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम 4 लेक्चर होगा, लेकिन कोशिश करेंगे 3 लेक्चर में पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट एनसीईआरटी आपको देने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।